आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये खास तौर पे जो क्लासेज होने वाला है वैसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने कि इस बार बिहार बोर्ड को या सीबीएसई बोर्ड से जिन्होंने 10th का एग्जामिनेशन दिए हैं और साथ ही साथ उनका मन है कॉमर्स विषय लेने का। तो इसलिए मैं वही सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 10th इस बार एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं 2025 में, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में, और जिनका मन है, जिनका इच्छाएं हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट में लूँ और कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें किन किन सब्जेक्ट को हम लोग को स्टडीज करनी होती है, उन तमाम चीज़ों पे हम लोग गहराई से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉमर्स लेते हैं उनको थोड़ा सा ये होता है कि अकाउंटेंसी एक नया विषय है और अकाउंटेंसी काफ़ी टफ होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मन में दुविधा होते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करने से, ऑप्ट करने से पहले उनको थोड़ा मन में डर होता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उन्हीं प्रकार की कंफ्यूजन हो या किन्हीं प्रकार का जो दुविधा हो, जो काफ़ी अकाउंटेंसी से स्टूडेंट डरते हैं, क्या उसका वजह है। और साथ ही साथ अकाउंटेंसी का स्टार्टिंग जो शुरुआत का टॉपिक है, जिसको मैं कह सकता हूँ जीरो से जो स्टडीज किया जाता है, उन टॉपिक पे भी मैं चर्चा करूंगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को यदि अकाउंटेंसी आप पढ़ते हो तो किन किन चीज़ों पे आप यदि फोकस नहीं करते हो तो आपको कॉमर्स में काफ़ी दिक्कतें की सामना करना पड़ता है। ना ही केवल 11th में बल्कि आपको 12 में भी दिक्कत होगी, चाहे आप बीकॉम कर लो चाहे एमकॉम करोगे। अगर इन चीज़ों पे यदि आप स्टार्ट से फोकस नहीं करोगे तो अकाउंटेंसी आपके लिए काफ़ी परेशानी का एक सब्जेक्ट बनती है। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और उन टॉपिक पे और उन चीज़ों पे जो हमारे इस कॉमर्स की स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कतें की सामना करनी पड़ती है और उनको हमेशा हमेशा के लिए वो परेशान करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से। और वैसे भी अभ्यर्थी के लिए जो कॉमर्स लेना चाहते हैं उनको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, उस चीज़ों पे सबसे पहले हम जिक्र करते हैं। तो चलते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लोग 10th पास आउट करते हैं तो 10th जैसे ही पास आउट करते हैं तो जितने भी अभ्यर्थी है, जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड की हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीआईसी बोर्ड का हो या कोई ओपन बोर्ड से जिन्होंने कि मैट्रिकुलेशन में एग्जामिनेशन दिए और उसके बाद उनके मन में बहुत सारे दुविधा होती है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे चैलेंजेज होती है और उनको कन्फ्यूजन होती है कि हमें कैरियर बनानी है तो सबसे पहले हमें कौन सी सब्जेक्ट को ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, मैं पहले मानसिकता पे चल रहा हूँ। 10th के स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट देखेंगे क्या करते हैं, जिनको ज़्यादा मार्क्स होता है वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं साइंस सब्जेक्ट लूँ, साइंस में वो जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कॉमर्स का जो स्टूडेंट, खासकर मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, जो बिहार में अक्सर स्टूडेंट का मन में ये होता है कि कॉमर्स जो होता है थोड़ा सा लो होता है, इसलिए नॉर्मल स्टूडेंट चला जाता है। उसके बाद जो उससे भी नॉर्मल होता है वो आर्ट्स में चला जाता है। लेकिन आप हमेशा याद रखो, यदि आप ऐसा सोच करके यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हो, ऑप्ट करते हो कि कॉमर्स एक आसान सब्जेक्ट है, तो मैं समझता हूँ, मेरा एक सोच है कि आप कॉमर्स ना लें। अगर आप आसान सोच करके सिर्फ पास आउट के लिए अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो आप साइंस लेने का हिम्मत नहीं तो सीधे आप आर्ट्स में चले जाओ। क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक व्यवसाय की भाषा बोला गया। कॉमर्स एक व्यावसायिक कोर्स है, एक व्यावसायिक स्टडीज मटेरियल है कि ये व्यवसाय जगत में इस्तेमाल की जाती है। इसमें वैसा अभ्यर्थियों की जरूरत होती है और वैसा अभ्यर्थियों को इसमें ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है जिनका माइंड हमेशा करंट होता है, जो हमेशा कुछ न कुछ हमेशा नया करने के लिए इच्छुक होते हैं। वैसे अभ्यर्थियों के लिए कॉमर्स ज़्यादा सूट करता है। थोड़ा सा मैं पहले एक चीज़ और, यदि आप मन में ये बैठा के चलें कि कॉमर्स आसान सब्जेक्ट है तभी मुझे कॉमर्स लेनी है, तो मैं वैसा अभ्यर्थियों को मैं स्टार्ट से ही करता हूँ कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं लो, नहीं तो आप कॉमर्स में आओगे, फंस जाओगे और अकाउंट पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन आपको समझ से परे होगा। क्योंकि आपने तो पहले ही मन में ये बना लिया है, तो देखो मन में आपने ये बैठा लिया है कि आसान है।
तो कभी भी अगर आप सब्जेक्ट को चूज करते हो तो आसान, इजी और टफ देख करके चूज नहीं किया जाता है। आप अपने कैरियर के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट साइंस लेता है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा उस स्टूडेंट को देखिए मन में दुविधा होती है। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जिनको अच्छा परसेंटेज आ जाता है बट साइंस में नॉलेज कम होती है, तो वो स्टूडेंट देखिए सोचने लगता है मैं मैथमेटिक्स लूँ या बायोलॉजी, क्योंकि जानता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ हो जाती है, बायो में थोड़ा बहुत मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे सोचने लगता है मुझे बायो लेनी है या मैथमेटिक्स लेनी है। लेकिन अगर उसी में अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है जो मेहनत से उन्होंने अच्छा एक परसेंटेज या स्कोर को ऑफ किया है, तो वो यहाँ पे दुविधा नहीं रखता है। उसको सिर्फ और सिर्फ मानसिकता ये होती है कि मुझे IITian बननी है इसलिए मुझे मैथमेटिक्स लेनी है, या मुझे डॉक्टर में नीट निकालनी है, मुझे डॉक्टर के एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करनी है, डॉक्टर के कोर्सेज में मुझे एडमिशन लेनी है, तो वो बायोलॉजी लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे बायो लो तो वो आसान होगा या मैथमेटिक्स। इन द सेम वे कॉमर्स में भी यही बात होती है। जब आप कॉमर्स में आओगे तो देखेंगे जिस तरह से आपको साइंस में मैथमेटिक्स होती है, इन द सेम वे यहाँ पे अकाउंटेंसी होती है, अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिकल पोर्शन होता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होती है कॉमर्स का, क्योंकि आपको बेसिक अकाउंटेंसी यदि आपको क्लियर है तभी आप आगे चल करके कॉर्पोरेट अकाउंट समझ सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंट इजी वे से समझ सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ पाओगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको समझ में आ पाएगी, टैक्सेशन समझ में आएगी। टैक्सेशन में भी यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेशन होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है। इन तमाम प्रकार के यहाँ पर सब्जेक्ट निकल के आते हैं। यदि आपको अकाउंटेंसी का बेसिक नॉलेज होगा तभी इन चीज़ों में समझ में आएगा, नहीं तो आप कॉमर्स में आकर के फंस जाओगे। तो इसलिए आप कभी भी कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करो, ऑप्ट करो तो आसान समझ करके चूज नहीं करनी है। क्योंकि आज मैं बताता हूँ ग्राफ की अगर बात किया जाए, होल इंडिया की बात मैं करूँ तो अक्सर देखेंगे कॉमर्स की स्टूडेंट बिहार में बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके मन में ये बैठा है कि कॉमर्स आसान सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, उसको ये मन में बैठा हो, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। कॉमर्स एक विविधता वाला सब्जेक्ट है, इनका ईच एंड एवरी प्लेसेस पे इस्तेमाल होती है। आप व्यवसायों को किसी भी सेक्टर में जाओगे तो कॉमर्स वाला का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा है। ईच एंड एवरी प्लेसेस पे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप यदि प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो भी इजी वे से कॉमर्स को, यदि आपको जानकारी हो, बेसिक अकाउंटेंसी को ज्ञान हो, टैली की ज्ञान हो, कंप्यूटर की ज्ञान हो, तो आप इजी वे से जॉब ले लोगे, ठीक ना। तो इसलिए ये कॉमर्स एक साथ ही साथ एक स्टाइलिश और डायनामिक सब्जेक्ट है। समय समय पर ये चेंजेज होते रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना। व्यवसायों की जैसा रिक्वायरमेंट होती है तो कॉमर्स का जो चीजें होती है, जो टॉपिक होती है, उसमें भी बदलाव होती है। ये पुराने फॉर्मेट है, ये न्यू फॉर्मेट है, ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है, ये चीजें कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो अब आ गया डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 है। पहले से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी होता नहीं था, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे न जाने कई टैक्सेशन होती थी। अब उन सभी चीजों को एलिमिनेट करके जीएसटी लाया गया है। तो जैसा डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे चेंजेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट भी कॉमर्स के पीछे हमेशा ध्यान देती रहती है। और साथ ही साथ इसमें एक अच्छा और सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, जो देश से जुड़ा होता है। आप देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानकारी लेते हो, पूरे वैश्विक स्तर पे क्या आर्थिक स्थिति है, क्या वैश्विक लेवल पे अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है, आने वाले समय में क्या वैश्विक मार्केट का क्या सिनारियो रहने का है, क्या यदि हम वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे बिजनेस करते हैं तो क्या किस कंपनी का शेयर मार्केट कैसा है, किस कंपनी का नेटवर्क कैसा है, मार्केट का डिमांड क्या रहने का है, मार्केट का इन्फ्लेशन की रेट क्या है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी कॉमर्स में मिलती है। और उसमें भी इकोनॉमिक्स, यदि आप फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो तो आपको हमेशा डिमांड होगा। तो चलते हैं, आपने तो सब्जेक्ट के बारे में सोचा,
अब मैं थोड़ा सा अब ये मान के चलता हूं कि यदि आप कॉमर्स लेते हो तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और किन चीजों पे फोकस करनी है वो देखिए। तो देखिए, आप 10th का एग्जाम दिया, चूंकि आप 10th से आ रहे हो, 12th 11th की हो, तो मैं वहां से कोरिलेट करता हूं। आपने क्या पढ़ा? मैथमेटिक्स पढ़ा। मैथमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यानी कि बिहार बोर्ड के जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो पढ़ के आए जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये 4 चीज पढ़ के आए, ठीक ना। जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं या मैथ लेना भी चाहते हैं उनको इन्हीं सभी चीजों के अकॉर्डिंग टॉपिक होंगे और यही सब चीज करनी होती है, ठीक है। इन द सेम, जैसे यदि हम लोग कॉमर्स में एंट्री करते हैं, यहाँ पे 4 चीजों से अवगत करना होगा। तो क्या होगा? एक होगा आपको एसेट्स, ठीक है। दूसरा होगा आपको लायबिलिटी, एक बार मैं पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा क्लासेस का ये होती है तो दिखने में बच्चे को थोड़ा सा परेशानी की भी सामना करनी पड़ती है। हाँ सर, ठीक दिखाई दे रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, ठीक है। थोड़ा सा मैं एकदम ऑन कैमरा, तो मैंने देख लिया ऑन कैमरा। क्या समझा आपने? एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, उसके बाद आपको होती है इनकम, इनकम होगी, और उसके बाद होती है एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस होती है। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं, इन 4 चीजों को आपको अच्छी तरीका से जानकारी रखनी पड़ेगी कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम क्या, एक्सपेंस क्या है। हिंदी में मैं एक बार पुनः बोल दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। एसेट्स का मतलब होती है संपत्ति, लायबिलिटीज का मतलब होती है दायित्व, इनकम की मतलब आय होती है, जिसको आप लोग लाभ कहते हो, फायदा कहते हो बोलचाल की भाषा में, एक सामान्य भाषा में। एक्सपेंस मतलब खर्चा, क्या समझे? ये हो गया आपको खर्चा, एक्सपेंस का मतलब खर्च हो गया। इनकम का मतलब आय, एसेट्स का मतलब संपत्ति, और लायबिलिटीज का मतलब दायित्व। मैं ये लिख देता हूं थोड़ा सा, दायित्व, ठीक है। ये हो गया दायित्व। अब समझना ये है कि एसेट्स क्या है। आपको कॉमर्स में ये 4 चीज को यदि आपको बेसिक जानकारी है, तो मैं समझता हूं कि अकाउंटेंसी में, बाबू ऐसे नहीं करो, अकाउंटेंसी में आपको कहीं से किसी प्रकार का और इन फ्यूचर और वर्तमान में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कॉमर्स का सीनियर स्टूडेंट है, जो मेरा वीडियोस को देख रहा होगा, उनका मन में जरूर चलता होगा कि यदि उनको अकाउंटेंसी में अगर ज्ञान नहीं हो तो उनको इस चीज का भी ज्ञान नहीं होगा। मैं ये श्योर करता हूँ, चाहे वो ग्रेजुएशन ही क्यों नहीं कर रहा, उनको यदि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को अगर ज्ञान नहीं होगा तो देखेंगे उनको बीकॉम में उनको दिक्कतें होती है, 12th में भी दिक्कत होती है। स्टूडेंट को क्या करता है, 11th को इजी वे से निकल जाना है, 12th को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और खासकर तो कॉमर्स यदि 11th नहीं पढ़ोगे तो आपको 12th में, बीकॉम में, एमकॉम में कहीं से कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये 11th जो है स्टार्टिंग है। 12th में कम पढ़ोगे, काम चल जाएगा, लेकिन 11th में मैं कहता हूँ जो भी कॉमर्स लेता है मन से, खूब तन मन और ढंग से और ईमानदारी पूर्वक आप अच्छे से 11th को पढ़ डालो, आपको कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में कहीं से किसी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप जिस चैप्टर को पढ़ोगे उस चैप्टर को चुटकियों में मसल डालोगे। तो देखिए, एसेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। एकदम आज लेमन भाषा में समझनी है, ठीक है। एसेट्स, मैं यहाँ हिंदी में लिखूंगा, एसेट्स मतलब संपत्ति, क्या समझे? एसेट्स का मतलब संपत्ति। आज मैं डेफिनेशन नहीं बताने का हूं, टू दी पॉइंट बताऊंगा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एसेट्स है। तो देखिए, सिंपल से समझिए, जो आपके पास है और आपके पास वो चीज जो आपका अपना है, उन तमाम आपके जो पास अपना है, उन सभी चीजों को मैं संपत्ति कह सकता हूं। पहले आप ये भूल जाओ कि आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो, सिंपल से ये समझो, आपको घर में अपना क्या है,
तो आपको घर में अपना घर है, आपको जमीन है, जायदाद है, आपके पास कुछ पैसे हैं जिसको कैश में बोल सकता हूं, आपके पास बर्तन पॉट जो होती है बर्तन आपके पास है, ठीक है, क्लॉथ है, कपड़ा है, ठीक है, बीवी है, बच्चे है, भाई है, बहन है, ये सब क्या है? संपत्ति है, ठीक ना। लेकिन ये तो अपना ही लेमन भाषा हुआ, लेकिन इन द सेम वे व्यवसायों की यदि भाषा में जाऊंगा और कहूंगा कि व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से संपत्ति क्या है, पहले आप अपने समझिए। आपके अपने पास और आपका अपना जो भी चीजें होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपत्ति कहते हैं, जिसको आपको उस पर अधिकार है, जो आपको इन फ्यूचर में जो क्या करेगी? आय जनरेट करेगी, इनकम जनरेट करेगी, ठीक ना। उन सभी को हम लोग संपत्ति बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक ना, वो आपको अपना है, वो आपके उस पर अधिकार है, इन फ्यूचर में उससे आपको क्या होगा? या तो आय होगी या सर्विस होगी, मतलब आप उसमें रह रहे हो तो सेवा प्रदान हो रही है, ठीक ना। या आपको अगर आप भाड़े पे लगाते हो तो इनकम होती है। आपके पास बाइक होगा घर पे, बाइक भी क्या? संपत्ति है। आपके पास साइकिल है, वो भी एक संपत्ति है। आपके पास मोटर कार है, वो एक संपत्ति है। आपके पास कंप्यूटर है, वो एक संपत्ति है। आपके पास मोबाइल फोन है, अभी जिस चीज के माध्यम से आप वीडियोज देख पा रहे हो, वो एक संपत्ति है। पेन है जिससे आप लिखते हो, वो एक संपत्ति है। आप जिस चीज से पढ़ाई कर रहे हो, एक बुक है, वो क्या है? संपत्ति है। एक लेमन भाषा में मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संपत्ति क्या है। आपके पास जो अपना है या आपके पास जो अपना नहीं भी है लेकिन किसी से लेना है, एक तरह से वो आपका अपना है, तो वो भी संपत्ति है। जैसे आप किसी को उधार दे दिया पैसा, वो आपको आज न कल किसी से लेना है, वो भी संपत्ति है। आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, फार्मर हो, आपका पापा मम्मी ने मेज को सोल्ड किया, ठीक ना, वीट को सोल्ड किया, मतलब हिंदी में बता रहा, गेहूं बेचे, मक्का सोल्ड किए, ठीक ना, और उनसे पैसा लेनी है, तो वो जिसके पास बकाया है वो भी आपके लिए संपत्ति हुआ। मैं बताऊंगा कि आप जिससे सामान बेचते हो तो व्यवसाय की भाषा में अपना एक कीवर्ड होती है, ठीक ना। जैसे हम लोग यदि एक किसान है, पहले अपन ग्रामीण स्तर, एक शहरी स्तर, एक लेमन भाषा सामान्य चीज देखते हैं, उसके स्तर से सोचते हैं, तो क्या करते हैं? कुछ सामान बेचते हैं। यदि हम लोग फार्मर है, हमारे घर में किसान से हम लोग जुड़े हुए, मकई, चावल, गेहूं वगैरह बेचते हैं, तो कभी उधार भी होती है, कभी नगद भी बिकती है। नगद दे दिया तो कैसा है? वो मेरे लिए क्या है? संपत्ति है। उधार बिक गया तो जिसके यहाँ बकाया है वो भी मेरे लिए संपत्ति है, तो उसको क्या बोला जाता है? डेटर। जिससे हमेशा याद रख लो, कसम खा लो, आप जिससे सामान उधार बेचते हो उसको क्या बोला जाता है? डेटर, ठीक ना। क्या होता है? डेटर, व्यवसाय की भाषा में, ठीक है। क्या हुआ? डेटर, ठीक ना। इसी को बोला जाता है व्यवसाय की भाषा में कस्टमर, कस्टमर्स, ठीक ना। कस्टमर क्या है? एक डेटर है। कौन है? जिससे हम लोग सामान उधार बेचते हैं, जिसको उधार देते हैं। क्यों? ये क्यों संपत्ति है? क्योंकि यदि ये पैसा उसी समय देता तो मेरे पॉकेट में कैश होता, वो संपत्ति हुआ। ये पैसा अभी इसी के पास है, लेकिन है तो मेरा ही ना, आज हो कल उसको तो देना ही है पैसा, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा। हम लोग किसी को उधार देख के ही देते हैं, जो पैसा दे सकता है, जो डुबाता है उसको उधार देते नहीं है। ये डेटर एक मेरे लिए संपत्ति हुआ, क्योंकि आज हो या कल मेरे को कैश देगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गया कि डेटर क्या है। तो देखिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, मतलब एसेट्स। एसेट्स में क्या होगा? प्लांट होगा, प्लांट जो लोहा के बड़ी बड़ी चीज होती है, ठीक ना। मशीनरी होगा, जो मशीन है, मशीनरी, ठीक है। आपके पास जो भवन है, जिसको हम लोग बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग है। आपके पास भूमि है, वो भी संपत्ति है, जिसको लैंड बोलते हैं। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, जिसको भवन बोलते हैं। लैंड मतलब भूमि हो गया। मोटर का, आपके पास कोई मोटर कार है, ये संपत्ति है। मोटर का, जिससे आपके पास कोई भी गाड़ी हो सकती है, 4 व्हीलर का, या कोई भी मोटर व्हीकल्स, इसको कह सकते हैं मोटर कार या मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स, व्हीकल्स माने गाड़ियां जो होती है उसको व्हीकल्स बोला जाता है, ठीक ना। आपके पास बाइक है, जिसको मोटरसाइकिल बोलते हैं। मोटरसाइकिल, एकदम लेमन भाषा में समझिए।
आपके पास बाइसिकल हो सकती है, साइकिल, BICYCLE, बाइसिकल होगा, ये भी क्या है, संपत्ति है। आपके पास कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर भी आपका अपना है, ठीक है, ये भी संपत्ति है। आपका पास मोबाइल फोन होगा जिससे आप वीडियोस देख पा रहे हो, डॉक्टर एस के साथ एक क्लास में बात करते हो, मोबाइल फोन क्या है, आपको संपत्ति है। मोबाइल फोन हो गया। आपके घर में टेलीविजन होगा, एक वो भी एक संपत्ति है, टीवी हो गया। आपके पास क्या हो सकती है, कूलर हो सकती है, कूलर होगा। आपके घर में फैन लगा होगा, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारी चीजें हो सकता है, बर्तन हो सकती है, ठीक ना, बुक होंगे, कंप्यूटर होंगे, पेन होगा, ठीक ना। इन तमाम चीजों के मैं एसेट्स बोल सकता हूँ। मेरे पास एक बोर्ड है, ये भी एक संपत्ति है मेरे लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ ये डेटर है, उस पर कैश है, कैश इन हैंड जो आपके पास हाथ में है, ये कैश भी संपत्ति है। कैश एट बैंक, यदि आपके पास बैंक में बैलेंस है, ये भी आपको संपत्ति है। डेटर है, डेटर भी क्या है, एक संपत्ति है, क्योंकि जिससे हम लोग क्या समझे, ये मन में बैठा के रखें, जिससे हम लोग सामान बेचते हैं उधार, उसको बोला जाता है डेटर, मतलब कस्टमर जिसको उधार सामान देते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटर। एक व्यवसाय की भाषा है, ठीक ना, इसलिए हम लोग याद रखेंगे डेटर एक संपत्ति है, ठीक ना। उसके बाद डेटर हो गया, उसका एक्रूड इनकम, ये सब व्यवसाय की प्योर भाषा है, जो आपको समझ से थोड़ा सा ये हुआ, एक्रूड इनकम मैं बता रहा हूं क्या होती है, एक्रूड इनकम। देखिए एक्रूड इनकम वो आय होती है जो आपको अराइज हो गया है, मतलब जो ड्यू हो गया, जो आपको मिलना चाहिए बट अभी तक आपको मिला नहीं है, उसी को बोला जाता है एक्रूड इनकम। ये व्यवसायों की भाषा होती है, आप लोग ये सुने नहीं होंगे सामान्य बोलचाल की भाषा में, ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं पेश करता हूँ एक्रूड इनकम। सपोज दैट आपने SBI बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा करी, ठीक है, 1 लाख रुपया आपने डिपॉजिट कर दिया, उस पे 3% से इंटरेस्ट मिला, तो 10,000 रुपया आपको क्या मिला, ब्याज मिला, ठीक है, इंटरेस्ट मिला आपको 10,000, 1 लाख रुपया का SBI ने आपको दिया। अब खुद सोचो, क्या बैंकिंग कंपनी जब इंटरेस्ट देती है तो क्या कोई अपने कस्टमर्स को कॉल करती है? यदि मानकर चलो आपका नाम है राम, तो राम जी आपको बैंक ने 10,000 रुपया इंटरेस्ट दिया, आकर के ले जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। बैंकिंग कंपनी कभी किसी को कॉल नहीं करती है या पैसा आकर के ले जाओ। बैंकिंग कंपनी क्या करेगा, आप जिस अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर रखे हैं उसी में क्या कर देगा, वो क्रेडिट कर देगा, मतलब जमा कर देगा। मतलब आपके पास जो 1 लाख रुपया था हो गया 1,10,000। तो ये जो इनकम क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला आपके लिए, क्या हुआ, इनकम हुआ। इन्हीं इनकम को क्या मैंने बताया, जो आपको मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं, आपको रखा हुआ है, ये क्या होगा, एक्रूड इनकम। मतलब वैसा आय जो ड्यू हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने उसको प्राप्ति नहीं कर पाया है, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्रूड इनकम। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ये एसेट्स है। उसके बाद होती है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, और जो भी स्टूडेंट है जो 11th में जाना चाहते हैं, 11th में कॉमर्स लेना चाहते हैं, मैं उनको एक बार और बताता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जो भी बेसिक चीजें अकाउंटेंसी का होगा मैं अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों तक आता रहूँगा, कम्युनिकेट करता रहूँगा, ताकि आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन मिलेगा कि क्या कॉमर्स अगर मैं लूँगा तो क्या मेरे को समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए अभी से ही आप वीडियोज को वॉच करो, ताकि यदि आप कॉमर्स लेने का इच्छुक हो तो आपको समझ में आएगा कि कॉमर्स पढ़ने से फायदा क्या है। क्या कॉमर्स में अकाउंटेंसी जो मेरे को सुनने को मिलता था काफी टफ होती है, तो नहीं, ये गलत धारणा है, ये आसान है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। मैं जब भी लेके आऊंगा तो 11th वाले से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें, उन तमाम बेसिक चीजों को मैं अपने YouTube के माध्यम से लेके आता रहूँगा। एकदम इजी वे से मैं बता रहा हूँ। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, मैं किसी को घोल के पिला नहीं सकता हूँ। आप लोग के मन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, एक प्लांट में क्रिएट कर रहा हूँ आपके अंदर,
कॉमर्स का एक प्लांट क्रिएट कर रहा हूँ, एक अभी सीड्स को मैं सींच रहा हूँ और उसको अच्छे से सिंचाई करूँगा तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छे तरीक़ा से समय पे वो फलेगा और फूलेगा ही। और जब फलेगा फूलेगा तो जब फल होगा तो पकेगा तो खाने में अच्छा तो लगेगा ही। इसलिए अभी ये समझ के चलोगे कि ये मैं सीड्स डाल रहा हूँ आपके अंदर में, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ये क्या है, एक एसेट्स है। एक्रूड इनकम क्या है, एक एसेट्स है। अब ये समझना है सर कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है। तो देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब वैसा खर्चा जिसको आपने पहले ही कई वर्षों के लिए आपने कर दिया है, ठीक है, उसको बुलाया था प्रीपेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर पे कोई मजदूर आता होगा काम करने के लिए खेत में, ठीक ना, वेजेज उसको आप देते हो मजदूरी, इंग्लिश में उसको क्या बुलाया था, मजदूरी को वेजेज, ठीक है, वेजेज। और जो स्टाफ को दिया जाता है सैलरी, जो वेतन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको सैलरी बोला जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे वेज जो मजदूर होते हैं वर्कर, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बोलता है कि आप थोड़ा पहले ही मुझे पैसा दे दो, ठीक ना। तो आप क्या करते हो, पहले ही पैसा दे देते हो, तो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, आपके लिए एसेट्स हो गया, उसका जिम्मेदारी हुआ कि आपके यहाँ वो काम करेगा, ठीक ना। इन द सेम में बिजनेस में भी यही होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, जो कोई प्रोडक्ट को मेकिंग का काम करता है, तो जो काम करने वाला वर्कर होता है वो अपने ओनर से क्या करता है, एडवांस के रूप में पैसा ले लेता है। तो उस वर्कर को जो पैसा दी जाती है एडवांस में, तो फैक्ट्री के रिस्पेक्ट में वो हो गया प्रीपेड वेजेज, तो उसको बोला जाता है एसेट्स, उसी को बोला गया प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी खर्चा हो, चाहे वो सैलरी प्रीपेड हो, प्रीपेड वेजेज हो, प्रीपेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो, कैरेज हो, मतलब कि जो पहले खर्च कर दिया गया होगा उस पर, उसको बोला जाता प्रीपेड, मतलब कि पहले ही पेमेंट कर दिया गया। प्री माने पहले, पेड माने भुगतान, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और साथ में आप लोग भी नोट करते चलिए। देखें बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो देखें आपने क्या सुना, एक नया चीज बिजनेस में होता है डेटा, जिसको हम लोग कस्टमर्स बोलते हैं। तो कौन होता है डेटा, जिससे जिस कस्टमर्स को, देखें कस्टमर दो प्रकार का, एक तो होता है वो कस्टमर जो कैश लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कस्टमर क्या है, उधार लेगा, जो उधार लेगा उसको बोला जाता है डेटर, ठीक ना। अब देखिए डेटर अगर बोलता है कि मैं आपको आफ्टर 1 मंथ में पैसा दूंगा, तो ये क्या करेगा, कैश नहीं दे करके आपको क्या दे सकता है, बिल दे देगा। इसको शॉर्टकट में क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, एक आपको बिल लिख करके दे देगा और आप क्या करोगे, बैंक से जाकर उसको डिस्काउंट करवाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। जैसे सिंपल समझिए, आप चेक देखते होंगे ना, कोई चेक इशू कर दिया, आप ये समझिएगा एक प्रकार का वो एक बिल्स रिसीवेबल है, तो पैसा की जगह पर वो दे दिया बिल्स, तो वो भी आपके लिए संपत्ति है, बन जाती है। ये हो गया बिल्स रिसीवेबल होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है विनियोग। विनियोग का मतलब ये होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे कोई एसेट्स में या कोई शेयर्स और डिवेंचर्स में। मतलब ये कि आप पैसे को लगाते हो जिससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आप क्या करोगे, लैंड बिल्डिंग, अगर आप व्यवसाय नहीं करते हो तो आप लैंड खरीद लेते हैं, ठीक है, लैंड बिल्डिंग ये सब वगैरह बना लेते हो या परचेज कर लेते हो, तो ये हो गया आपको विनियोग करना, तो क्या एक संपत्ति है। या अगर आप शेयर्स मार्केट का एक्सपर्ट हो, या एक बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, आपको करोड़ों अरबों में आप खेल रहे हो, ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है आपको, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को लैंड बिल्डिंग की जगह पे शेयर्स डिवेंचर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, जिससे क्या होगी, उस शेयर में आप पैसे लगाओगे तो उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब बोनस मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इन तमाम प्रकार की चीज, तो वो एक संपत्ति है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पैसा वहां रखा हुआ और उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। आज मैंने एसेट्स के बारे में क्लियरेंस करवाया, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो लायबिलिटीज में, तो पहले एसेट्स में और मैं चलूंगा, क्योंकि एसेट्स में भी कई प्रकार के हो सकती है, इसमें हो सकती है लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट। तो पहले मुझे एसेट्स को अच्छे से क्लियर कर लेनी है विथ रिवीजन, साथ साथ हम लोग का रिवीजन करनी है, क्योंकि अभी हम लोग 10th का ही एग्जाम दिए हैं, आप 11th में एडमिशन लेना है, अभी तो एडमिशन हुआ भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग को जल्दीबाजी नहीं करनी है, बेसिक से हम लोग को समझनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर अप करनी है। उसके बाद जब एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस हम लोग को अगर कंसेप्ट बिल्ड होती है मन में,
तब हम लोग अकाउंटेंसी का डेफिनेशन की ओर चलेंगे। क्या अकाउंटेंसी है क्या, क्योंकि ये क्यों कहा गया अकाउंटेंसी ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेट टू यूजर। इसका मतलब क्या है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक को अपने मन में बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन की ओर आएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।